Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th physics फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर डी डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम सिर्फ डायमेंशंस करेंगे। डायमेंशंस क्या होती हैं, किन किन फिजिकल क्वांटिटी की कैसे हम डिराइव करेंगे डायमेंशन, वो सब इसमें चेक करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर डायमेंशंस। सबसे पहली चीज़ है डायमेंशंस होती क्या है। तो डायमेंशंस को हम जब डिफाइन करते हैं ना, तो सिंपल सा एक लॉजिक लेके चलते हैं कि जैसे हमने बेसिक क्वांटिटी ली थी। बेसिक क्वांटिटी में हमने क्या बोला था, हमारे पास मास, लेंथ और टाइम। इन्हीं को हम क्या बोल रहे थे शुरुआत में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला था हमने। तो हमें क्या करना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करके जो डिराइव्ड यूनिट है ना, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, अब वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनमें से किस किस यूनिट को मैनिपुलेट करके या यूज़ करके हमने उनको बनाया है, हमें सिर्फ वो चेक करना है। डिराइव्ड यूनिट्स को या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ये जो मास, लेंथ, टाइम या आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो कितनी बार यूज़ हो रही हैं, किसका कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ठीक है, हमें वो चेक करना है। वो जो वैल्यूज़ आएंगी ना, यानी कि हम बोलेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये जो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटी हैं वो कितनी बार यूज़ हुई हैं, ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे इनकी पावर्स कितनी रेज हुई हैं, उनको हम डायमेंशंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी एक क्वांटिटी ले लो आप, कोई भी, जैसे मैं बोल दूं एरिया। एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आपका एसआई सिस्टम के अंदर एरिया नहीं था ना, एसआई सिस्टम के अंदर क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये है आपकी डिराइव्ड। तो एरिया एक्सप्लेन करना है, मान लिया स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ, साइड इनटू साइड बोलेंगे ना, तो एक साइड की भी लेंथ है और दूसरी साइड की भी लेंथ है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेंथ और लेंथ। बाकी कुछ यूज़ हुआ, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्या उसमें मास होता है, कहीं नहीं होता, टाइम होता है, नहीं होता है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी लेंथ यूज़ हुई, यहाँ पे भी लेंथ, तो हम बोल देंगे मास यूज़ नहीं हुआ, तो उसकी पावर ज़ीरो कर देंगे क्योंकि वो यूज़ नहीं हुआ एक भी बार। लेंथ यूज़ हुई है 2 बार, हम ऐसे लिख देंगे। टाइम, टाइम यूज़ नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे। तो जो हम बोलते हैं ना डायमेंशंस, तो वो डायमेंशंस यही हैं आपकी, ये जो आपकी मास, लेंथ, टाइम किस पावर से वो आई हैं, ये उनकी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला होता है, अगर आप एरिया जो है, अगर उसको हम इनकी डायमेंशन से इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है डायमेंशंस की, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन बोल देते हैं इसको। क्लियर बच्चे। अभी इसमें क्या करेंगे, हम सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट था आपका एरिया, सेकंड ऐसे ही क्या हो जाएगा, मान लिया वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेकिन है क्या, इसको भी वही मीटर में लेके चलेंगे, यानी कि ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी वही एक साइड की लेंथ ही तो है, हाइट भी एक लेंथ ही तो है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एम यूज़ नहीं हुआ, एल यूज़ हुआ 3 टाइम्स, टी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो एम 0, एल 3 और टी 0, ये वॉल्यूम के लिए डायमेंशन आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, नेक्स्ट है आपका स्पीड ले लेते हैं। मान लिया स्पीड में क्या आएगा,
स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को किस में हम मेज़र करेंगे? हम लेंथ में, और टाइम को टी में। तो यहाँ पे मास यूज़ नहीं हुआ, मतलब m0 आ गया, L1 आ गया। अभी टी देखो डिनोमिनेटर में है नीचे, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं यहाँ से? माइनस में। ठीक है, पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ऐसे ही जो ये स्पीड है, इसी के जैसी क्या होती है आपकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी लेंथ और नीचे टाइम। तो मास यूज़ नहीं हुआ, एल यूज़ हुआ है, और टी डिनोमिनेटर में आया है, इसीलिए -1। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो, मास के लिए तो हम m यूज़ करेंगे, और वेलोसिटी के लिए अभी हमने डिराइव किया था। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ और टाइम के लिए t। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? m 1 टाइम यूज़ हुआ, l 1 टाइम यूज़ हुआ, t डिनोमिनेटर में यूज़ हुआ है, तो ये -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं m1 l1 और t -1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल एक्सेलरेशन बोल दो, वो भी एक ही बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो या एक्सेलरेशन बोल दो, दोनों के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन होते क्या है? फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी के लिए क्या है? वेलोसिटी के लिए तो हम L/T लिखते हैं, L/T, और नीचे एक और टाइम है, यानी कि यहाँ पे एक टाइम और आ गया, ऐसा ही आ जाएगा। तो देखो क्या आया, m यूज़ नहीं हुआ कहीं पे भी, m0, L यूज़ हुआ 1 टाइम, और t डिनोमिनेटर में यूज़ हुआ है 2 टाइम्स। तो m0, L1 और t -2, ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स, एक फिज़िकल क्वांटिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने डिराइव किया था, F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए देखो ये अभी अभी डिराइव किया है हमने, ये L/t², यानी कि L ऐसे करके लिख दिया। तो इसको जब लिखेंगे तो ये m ऊपर, L1 और t डिनोमिनेटर में है तो -2, m1 L1 t -2, ये होता है आपका फोर्स। एक टर्म आती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अभी देखो, फोर्स के लिए हमने निकाल रखी है अभी ये, तो फोर्स के लिए m1 L1 t -2 इनटू टाइम, टाइम की पावर 1, तो देखो -2 और ये प्लस का 1, तो क्या रह जाएगा? -1, m1 L1 t -1। ये आपकी इम्पल्स के रिगार्डिंग डायमेंशन आ जाएंगे। इम्पल्स के आगे है फिर एक प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या बोलोगे? प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए तो अभी निकाल ली थी हमने,
m1l1t माइनस 2 अपॉन एरिया के लिए निकाली थी पहले ही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी देखो m1, अभी यहाँ देखो l1 ऊपर प्लस का, नीचे 2, तो एक l कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक l बचेगा, यानी कि नीचे है तो -1 और t -2, ये आपके प्रेशर के लिए आ जाएंगी। ठीक है, फिर हमें करें वर्क डन। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, s, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए भी निकाली थी हमने, ये रही फोर्स के लिए क्या है, m1l1t -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और लेंथ आ जाएगी, तो हम बोलेंगे m1l, एक ये रहा, एक ये आ गया, तो l हो गया 2 और t -2। ठीक है, तो ये आ जाएगी वर्क डन के लिए। नेक्स्ट है आपकी एनर्जी। देखो एनर्जी कोई भी हो, हमेशा आपकी वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन के लिए भी हमने डिराइव की है, तो वो क्या आ जाएगा, m1l2t -2, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे आपकी पोटेंशियल। एक मैं डिराइव करके बता देता हूँ, जैसे मान लिया काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ 1/2। देखो 1/2 एक कांस्टेंट है, उसमें डायमेंशंस नहीं होती, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे। m1 हो गया। वेलोसिटी के लिए क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि l/t, और उसका स्क्वायर कर रखा है, तो हम बोलेंगे m1l2 और t -2, नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसीलिए हमने, तो देखो ये किसके बराबर आई हैं आपकी, वर्क डन के बराबर। तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना, चाहे कोई भी कैलकुलेट कर लेना आप, एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर आएगी। ठीक है, उसके आगे है एक पावर को सॉल्व करें। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन के लिए भी हमने निकाल रखी है m1l2t -2 अपॉन टाइम के लिए t। तो देखो m1 हो गया, l2 हो गया, टाइम पहले से 2 नेगेटिव है और एक ये और डिनोमिनेटर में आ गया, तो t -3 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी पावर के रिगार्डिंग। एक होती है सरफेस टेंशन, इसको काफ़ी बार पूछते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, कितना फोर्स कितनी लेंथ पे अप्लाई हो रखा है, वो होती है सरफेस टेंशन। तो फोर्स के लिए हमने निकाल रखी है m1l1 और t -2 अपॉन लेंथ, एक लेंथ और आ गई है। ठीक है, एक लेंथ और आने की वजह से क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, m1 बचा, l 0 हो गया और t -2 में चला जाएगा। ओके, तो ये होता है सरफेस टेंशन। उसके आगे होते हैं, अच्छा सिंपल टेंशन भी होती है, सिंपल टेंशन, और एक होता है थ्रस्ट। ठीक है, सिंपल टेंशन या थ्रस्ट, ये दोनों क्या होते हैं, फोर्स के बराबर होते हैं, क्योंकि किसी स्ट्रिंग में जो टेंशन आती है वो क्या होती है, जितना उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है। थ्रस्ट हमें कितना मिलेगा, एक्शन रिएक्शन से मिलता है ना थ्रस्ट, तो वो भी जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही थ्रस्ट मिलेगा। तो इनके लिए फोर्स वाली ही डायमेंशन आएंगी, m1l1t -2 करके आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी ये थी आपकी बेसिक्स, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हैं वो मैं और ऐड करवा देता हूँ।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस, एक फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेस में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सेम स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जो प्रेशर के लिए नहीं किया था हमने, सेम फोर्स के लिए M1L1T-2, एरिया के लिए L2। तो M1 आया, L-1 आया और T-2 आ गया। एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो, कोई भी ऊपर जो भी उसकी लेंथ ब्रेड्थ होगी वही नीचे लिखेंगे हम चेंज, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी ऊपर आएगा सेम नीचे आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाता है। तो ये है आपका डायमेंशन लेस। नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू mr²। ये फॉर्मूला होता है भाई। तो m मास हो गया m1, r² का मतलब हो गया लेंथ इनटू लेंथ, और t इसमें यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एंगल। एंगल मतलब थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है, किसी भी आर्क के लिए निकालते हो तो L/R, L लेंथ ऑफ आर्क और R रेडियस। अभी जो रेडियस है वो भी तो एक टाइप की लेंथ है ना, तो ये क्या आ जाएगा थीटा के लिए? ये भी लेंथ में मेजर होगा, ये भी लेंथ में, तो लेंथ लेंथ कैंसिल, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा के रिगार्डिंग। अच्छा, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एक तो हमने वेलोसिटी के लिए किया था, अब एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा अपॉन टाइम। अभी थीटा की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो हम क्या बोल देंगे? M0L0T। ज़ीरो होना था लेकिन ये t नीचे आ गया तो ये -1, तो ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एक होती है टॉर्क। इंपॉर्टेंट, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए M1L1T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो ये लेंथ, तो M1 आया, L एक ये और एक ये 2 में चला गया और T -2 में चला गया। तो यहाँ से आया टॉर्क के लिए फॉर्मूला। एक दो और हैं, वो और कर लेते हैं। जैसे एक मान लिया पूछ लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए वेव, तो ये लेंथ में ही आएगा। तो ये M0 L1 और T0, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। वेवलेंथ के साथ एक और टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स या ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड का मतलब टाइम, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मान लिया 5, 10, 20 जो भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो वो तो नंबर है, नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो मान लिया मैंने 1 लिख दिया और सेकंड के लिए लिख दिया t, तो इसमें क्या आ जाएगा? m नहीं आया, l नहीं आया और t -1 में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 10th में किया था ना आपने, लेंसेज के लिए यूज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम।
तो c बाई वी यही तो लिखते हैं। c भी क्या है, स्पीड, और ये भी क्या है, स्पीड। तो हम क्या बोल देंगे, स्पीड अपॉन स्पीड, मतलब कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। तो m0 l0 और t 0, इसकी भी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपकी हीट। हीट है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी की डायमेंशन है वही आपकी हीट की। तो m1 l2 और t-2 ये हीट के लिए आ जाएगा। हीट के टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में जैसे ये क्या है, टेम्परेचर को हमने कहाँ काउंट किया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो उसके लिए हम क्या बोला था हमने, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन में मेजर करते हैं। तो मास यूज़ नहीं होता है, लेंथ यूज़ नहीं होती है, टाइम भी नहीं है, केल्विन ये अलग से ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टेम्परेचर को इस तरीके से, तो हमें फंडामेंटल को ही यूज़ करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर की डायमेंशंस आपकी। उसके अलावा एक आता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, आर गैस कांस्टेंट है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ से हम आर को एक साइड लिख लें, ये क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन टी। एन की कोई डायमेंशन नहीं है, हमने एन को हमने छोड़ दिया है। तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो प्रेशर के लिए जो डायमेंशन थी वो होती हैं आपकी m1 l-1 और t-2, ये तो फोर्स, ये प्रेशर के लिए आ जाएंगी, ठीक है। और प्रेशर के अलावा फिर यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या था, क्यूब में चला जाएगा, और नीचे टेम्परेचर के लिए केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आया m1 आया, l देखो -1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो l आया 2 में, t आया -2 में, और ये आया k -1 में। तो ये डायमेंशन आपकी गैस कांस्टेंट के लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, बाकी और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी हैं, लेकिन 11th क्लास के लिए आपके लिए ये सफिशिएंट है। तो आप इन्हीं को एक बार चेक करें। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। किसी भी डायमेंशन में कोई भी डाउट है, कोई क्लियर नहीं हो रही है, तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।